बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सिंध हुकूमत की, जिसने बिल्डर्स और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को एनआरओ देने का फैसला कर लिया। जुर्माना दो और गैर कानूनी इमारतें गिरने से बचा लो। सिंध हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए खिलाफे ज़ाब्ता तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देगी। गैर कानूनी तामीरात को बाज़ शराइत और जुर्माने के साथ रेगुलराइज किया जाएगा। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध को भेजा जाएगा। वजीर आला सिंध कहते हैं, जहां लोगों ने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, उसको रेगुलराइज करना, इस पर गौर कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का गैर कानूनी इमारतों को कानूनी बनाने का फैसला। सूबे में गैर कानूनी इमारतें रेगुलाइज करने की तैयारी। जुर्माना दो और खिलाफ ज़ाब्ता इमारतें गिरने से बचा लो। सिंध हुकूमत जल्द ऑर्डिनेंस लाएगी। ऐसी रेगुलरिटी है जो कि दुरुस्त हो सकती है। अगर बिल्डर की गलती है, किसी अफसर की गलती है तो उसको सज़ा देके, बिल्डर की गलती है तो उससे पेनल्टी लेके अगर वो दुरुस्त हो सकती है तो काबीना इस पे गौर कर रही है। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस गवर्नर को भेजा जाएगा। रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो गैर कानूनी रिहायशी मंसूबों को रेगुलाइज करने का फैसला करेगा। उस पर गौर हम ये भी कर रहे हैं कि वो एक कमीशन बनाया जाए जो ये देखे यहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ख़राब हो रही हैं, जहाँ पे लोगों ने अपनी जमा पूंजी जो सारी उम्र की थी वो उसके एवज़ अगर कोई प्रॉपर्टी ली है और उसमें कोई रेगुलरिटी है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, पंजाब में ऐसा ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है तो बाकी सूबों में क्यों नहीं। पंजाब हुकूमत ने अभी कुछ महीने पहले एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। उसके ज़रिए वो 6000 से ज़ायद जो इर्रेगुलर सोसाइटीज़ हैं पंजाब में, उनको रेगुलर करने जा रहे हैं। यही पैमाना बाकी सूबा सिंध के लोगों के लिए क्यों नहीं है। सईद गनी का कहना था कि मुतासिरीन की तादाद लाखों में हो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन्हें बचाए। और पाकिस्तान की पहली खातून आर्किटेक्ट यास्मीन लारी कहती हैं, अगर गैर कानूनी को कानूनी करार दिया गया तो नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वाज़ेह है कि सबको पहले से सब मालूम था कि क्या क्या गैर कानूनी बन रहा है। जो बात गैर कानूनी है उसको तो कानूनी तौर पे उसको करार नहीं दिया जा सकता, और अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो सबको मालूम था कि जहाँ पर वो चीज़ें बन रही हैं वो गलत हैं और वहाँ पे नहीं बननी चाहिए। ये तो एक पेंडोरा's बॉक्स खोलने की बात है कि गैर कानूनी को कानूनी कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी चीफ जस्टिस साहब जो हमारे हैं, जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने कई जजमेंट्स दी हैं कि जो पब्लिक स्पेस है उस पर किसी का उस पर कब्जा नहीं होना चाहिए और ना होना चाहिए। ये सही बात है। जो शहर बनते हैं वो लोगों के लिए बनते हैं, और अगर उनकी सेहत का कोई ख्याल ना हो सके, अगर उनको मुसलसल गर्मी और गार्बेज और गंदगी में उनको रहना पड़े तो ये बड़ी ज्यादती की बात है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक सी में गैर कानूनी तामीरात का केस। सिंध हाई कोर्ट का बिल्डर्स, प्लॉट मालिक और SBCA अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सील शुदा इमारत को डी सील करने और गैर कानूनी तामीरात पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। इरफानुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक सी में गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने सील शुदा इमारत डी सील करने और तामीरात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। डिप्टी डायरेक्टर SBCA सेंट्रल को झाड़ पिला दी। जस्टिस फैसल कमाल ने रिमार्क्स दिए कि सील शुदा इमारत को डी सील करना क्रिमिनल कार्रवाई है। जस्टिस जफर राजपूत ने पूछा कि SBCA के इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे हैं, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। आप लोगों की मिली भगत के बगैर गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। अदालत ने कहा, बताएं आपने अपने किस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की। अब बिल्डर ही नहीं, आप सब के खिलाफ FIR दर्ज होगी। अदालत ने ग्राउंड +3 पोर्शन की गैर कानूनी तामीरात पर बिल्डर्स, प्लॉट मालिक, SBCA अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। एक और केस में अदालत ने SBCA को आराम बाग में गैर कानूनी तामीरात से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार ने गली का 6 फीट हिस्सा घर में शामिल करके हुक्म इम्तना ले रखा था। अदालत ने कहा कि हम हुक्म इम्तना खत्म कर रहे हैं, जाकर कार्रवाई करें। किसी को गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं दी जा सकती। इरफानुल हक, समा, कराची।
नस्ला टावर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दिया गया मुकर्ररा वक्त खत्म होने जा रहा है, मगर अब तक नस्ला टावर की पानी की टंकी भी नहीं तोड़ी जा सकी। मशीनरी छत पर मौजूद है लेकिन इसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सलमान अहमद मजीद बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। नस्ला टावर को ऊपर से गिराया जा रहा है या महज वक्त गुजारा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले 1 हफ्ते में नस्ला टावर मिस्मार करने का हुक्म दिया था। पूरी इमारत तो दूर, अभी तक बालाई मंजिल की छत पर बनी पानी की टंकी भी नहीं तोड़ी जा सकी है। क्रेन के जरिए चढ़ाई गई मशीनरी तो 2 रोज से छत पर मौजूद है, लेकिन मजदूर हथौड़ों की मदद से ही कसीरुल मंजिला इमारत तोड़ते दिखाई देते हैं। मशीनरी क्यों इस्तेमाल नहीं की जा रही, असिस्टेंट कमिश्नर के पास इसका जवाब भी मौजूद है। उसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें लगेगा कि उसका कोई किसी जो उसका इस्तेमाल है वो बिल्कुल ठीक है। उस पर हमारे SPCA के इंजीनियर्स ने हमें मना किया है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि अभी आप मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्डर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहसिन शेखानी कहते हैं गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत जाएंगे। नस्ला टावर एक कोर्ट का ऑर्डर है और उसके लिए ऑलरेडी चीजें चल रही हैं। उसमें हम एक पिटीशन में जा रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है उसका, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी हम कर रहे हैं। बिल्डर्स एसोसिएशन ने आबाद हाउस से नस्ला टावर तक कार रैली निकालने का ऐलान किया था, लेकिन कमिश्नर कराची की जानिब से इजाजत न मिलने पर रैली मनसूख कर दी गई। मोहसिन शेखानी का कहना था सिंध हुकूमत ने तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। नस्ला के मामले में बिल्डर मुलव्विस है या सिंध हुकूमत, ये तय करने के लिए सिंध हाई कोर्ट चलते हैं। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर KMC फहीमुज़्ज़मा ने चेयरमैन आबाद को नया दिन में पेशकश कर दी, जिस पर मोहसिन शेखानी भी तैयार हो गए। मोहसिन साहब को मैं एक पेशकश पेश करता हूँ, मेरे साथ मिलकर एस चेयरमैन आबाद लेट्स गो टू सिंध हाई कोर्ट। आरिफ हसन साहब को और हम 1-2 और लोगों को साथ लेते पिटीशन फाइल करते हैं। ये जो नस्ला टार की जिन लोगों ने अप्रूवल्स दी, बिल्डर नहीं इन्वॉल्व है, सिंध मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और फेडरल गवर्नमेंट पे करे। मैं बिल्कुल भी राजी हूँ फहीम भाई के साथ। फहीम भाई कल हम डिजाइन करें, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार है। इस मुल्क के जो बिल्डर्स हैं वो मिनिस्टर्स हैं। आप मुझे कोई पॉलिटिकल लीडर आप बता दें, उसके साथ जो लगा हुआ बिल्डर है मैं उसका नाम बता देता हूँ। पट्टी पे को पूरा का पूरा किसने क्या, बाबर गौरी इन्वॉल्व था। कराची के शहरी उस वक्त तक खसारे में रहेंगे जब तक क्रिमिनल्स इस सूबे पे, इस मुल्क पे हुक्मरान रहेंगे। आगे जानिए, वीडियो लीक पर एक्शन। लाहौर में आसमा जहांगीर सेमिनार की गूंज अब तक बाकी है। जहलुम में यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, जिस तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए उसका चीफ गेस्ट ऐसे शख्स को रखा गया जिसे उसी सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक का पैसा चोरी करने पर सजा दे रखी है। इमरान खान ने कहा कि करप्शन को बुरा न समझकर मैसेज दिया जाता है कि डाका मारना है तो बड़ा डाका मारो। हमारा जो सबसे बड़ा मसला लीडरशिप, कैरेक्टर लीडर का वो नहीं है। कभी भी एक खुद गर्ज आदमी लीडर नहीं बन सकता। लीडर हमेशा अपनी जात से निकल के बड़ा सोचता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नेल्सन मंडेला अपनी आप को कुर्बान कर देते हैं अपनी कौमों के लिए। कभी बुज़दिल इंसान लीडर नहीं बन सकता। मदीना की रियासत कुरान की आयत के ऊपर था, अमर बिल मारूफ, अच्छाई को उठाओ और बदी को खत्म करो। एक माशरा जो होता है वो उसकी बुनियाद इस पर रखी जाती है। अभी एक हाल ही में सेमिनार हुआ, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए, लेकिन चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक का पैसा चोरी करने की सजा दी और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। जब आप बुराई को बुराई नहीं समझते, जब आप करप्शन को बुराई नहीं समझते, हम ये मैसेज देते हैं कि अगर डाका मारना तो बड़ा डाका मारना, तो उस माशरे में मेहनत कौन करेगा? माशरा तो तबाह हो जाता है। आपको एटम बम मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती उस माशरे की जिसकी मोरालिटी खत्म हो जाती है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो जिनके केसेस से मुताल्लिक है,
वो अदालत नहीं आए तो हम किस कानून के तहत तहकीकात की दरख्वास्त सुने? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अहम सवालात उठा दिए। अदालत ने कमीशन कायम करने की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को मुआविनत के लिए 8 दिसंबर को तलब कर लिया। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की हकीकत जानने के लिए कमीशन कायम करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने अहम सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें मुख्तलिफ बयानिए बनाती हैं मगर अदालत नहीं आती। जब वो अदालत नहीं आते तो फिर देखना है कि नीयत क्या है। मुबैना ऑडियो टेप ज़ेर इल्तवा अपीलों वाले एक केस से मुतल्लिक है। मुतासरा फरीक ने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाता है, हम किस किस की इंक्वायरी कराएंगे। अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया, चीफ जस्टिस की ऑडियो रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है? उन्होंने ये रिलीज की या अमेरिका में बैठे किसी शख्स ने? क्या हम उनके हाथ में खेलें जिन्होंने ये किया? फर्ज करें ऑडियो टेप दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहाँ है और किसके पास है? ऐसी तहकीकात से कल कोई भी नया क्लिप लाकर कहेगा तहकीकात करें। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, जुडिशल एक्टिविज्म से अदलिया का पहले ही बहुत नुकसान हुआ। ऐसे मामले में बिला वजह नहीं पड़ना चाहिए जो फ्लड गेट खोल दे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को 8 दिसंबर को मुआवनत के लिए बुला लिया। करार दिया कि अटॉर्नी जनरल को सुनकर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का फैसला करेंगे। और इश्तिहारात रोकने से मुतालिक मरियम नवाज के एतराफ़ के बाद लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने गलती मान ली और मुआज़रत भी कर ली। कहा कि अगर मरियम नवाज की ऑडियो में गैर कानूनी बात है तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कर रहे थे। मरियम की 2 ऑडियोज़ अभी जारी हुई हैं। अभी तो मीडिया के हवाले से हो सकता है कुछ और भी आ जाए। जिस ज़माने में वो मीडिया सेल हेड करती थी उसमें एक में मेरा भी जिक्र खैर है, समा टीवी का जिक्र है, बाकी चैनल समा टीवी हर जगह जिक्र रहता है। समा मशहूर मरूफ चैनल पाकिस्तान का लीडिंग चैनल। ये किसने रिकॉर्ड की? ये मुझे क्या पता जी किसने रिकॉर्ड की। बहरहाल वो आ गई है। अगर उसमें कोई गैर कानूनी बात उन्होंने की है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कोई इलीगल बात है तो कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी तो उन्होंने खुद तस्दीक कर दी है ना कि ये मेरी ऑडियो कर दी है ना, ठीक है। तो अगर उसमें फिर भी इलीगैलिटी है तो कार्रवाई होनी, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं मैंने सब ताउन किया कि आप ताउन भी नहीं करते। गलतियां सारी आपकी है। अगर हमने जो कुछ किया वो भी बता दें। ये ऑडियो जो आपके साथ पिछले 3 साल वो भी बता दें। मैं तो बिल्कुल इन चीजों के खिलाफ हूँ। ये नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में होती है। आप लोगों ने किया क्यों फिर अगर नहीं होनी चाहिए? हमने जो किया वो आप बता देना, पूरे पाकिस्तान के अवाम को बता दें कि 5 साल में आपके साथ क्या हुआ। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि सिर्फ ये बता दें कि इस दौर में 1 हफ्ते में आपके साथ क्या होता है। जो कोई भी हुकूमत है ना जी, मैं अपने 5 साल का हमसे गलती हुई होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन आप माजरत कर रहे हैं उसकी? जी मैं माजरत भी कर। चलो बस ठीक। तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात होंगी। NA 133 में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त, सूबाई इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ पर ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद कर दिया। अरशद अली रिपोर्ट करेंगे। NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। वोट की मुबैना खरीदो फरोख्त पर सूबाई इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इजलास में अहम फैसले किए गए। सूबाई इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने मुतलका इदारों को वीडियो स्कैंडल की रिपोर्ट कल जमा कराने की हदायत की। रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद को भिजवाई जाएगी। उधर MNA राजा परवेज अशरफ को हल्के में PP उम्मीदवार असलम गिल की मुहिम चलाने पर 49,500 रुपए जुर्माना कर दिया गया। मॉनिटरिंग ऑफिसर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि वो 3 रोज में जुर्माना जमा कराएं। हल्के के रिटर्निंग अफसर ने CCPO लाहौर समेत दीगर इदारों को एक मरासला भी जारी किया है। मरासले में कहा गया है कि कोई भी रुकने असम्बली या पब्लिक ऑफिस होल्डर हल्के की इंतखाबी मुहिम में शरीक न हो। अरशद अली, समा, लाहौर। जियाले उम्मीदवार चंदा लेकर इंतखाबी मुहिम चलाते हैं। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ का दावा, कहते हैं हम पर वोटों की खरीदारी की तोहमत नहीं लगाई जा सकती। इलेक्शन कमीशन से NA 133 में पैसे बांटने वालों को सामने लाने का मुतालबा भी कर दिया। 2000 रुपया मिल रहा है या वध भी मिलता है? 2000 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगा।
NA 133 में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त। पीपल्स पार्टी ने मामले की मुजम्मत और जिम्मेदारान को सामने लाने का मुतालबा कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने दावा किया कि माजी में भी PP को ऐसे ओछे हथकंडों का निशाना बनाया जाता रहा है। हमारे उम्मीदवार हैं वो एक सफेद पोश मिडिल क्लास के लोग हैं। हम लोग तो चंदा इकट्ठा करके तो ये जो बैनर्स और झंडे बनाते हैं, और ये तोहमत पीपल्स पार्टी पर नहीं लग सकते जी। अगर कोई कोशिश भी करेगा तो नहीं लगा सकेगा कि हमने किसी की वोट खरीदी है। हमने कभी किसी का ज़मीर नहीं खरीदा। PP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा का कहना था कि बिलावल भुट्टो की मकबूलियत से खौफजदा अनासिर साजिशें कर रहे हैं। सारों को पता है जी कि वीडियो जो कौन किसके पास आती हैं और कौन ज़्यादा रिलीज़ करती है। वीडियो वाली माई कहीं पर ये माना जा सकता है कि एक जमात 5000 वोट लेने वाली वो 95,000 वोट खरीद के 1 लाख वोट पूरा करेगी। हसन मुर्तज़ा ने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम लीग नून और PTI एक ही सिक्के के दो रुख हैं। 5 दिसंबर को फतह पीपल्स पार्टी का मुकद्दर बनेगी। मुस्लिम लीग नून पर तो तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने भी तनकीद की। उन्होंने कहा NA 133 में जो वीडियो सामने आई वो वोट को इज्जत दो का DNA टेस्ट है। कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेट से काम चलाने वालों को 2000 रुपए देना पड़ रहे हैं। शाही खानदान का सारा सफर खरीदो फरोख्त पर मबनी है। हमें किसी से कोई खतरा नहीं। ये खतरा, ये नर्वसनेस, ये पसीने सिर्फ मुस्लिम लीग नून को आ रहे हैं। उन्होंने अपना वोटों का सहूलत काउंटर खोल दिया है कि बासहूलत आके अपना वोट बेचें और घरों को जाएं। जो ये कीमे के नान और बिरयानी की प्लेटें खिला के किया करते थे, आज 2000 रुपया इनको देना पड़ रहा है। अभी ये कहते हैं कि जी मीडिया के इश्तिहारात बंद कर दो। वो अब ये भी नहीं चाहते कि मीडिया दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखाए। उनका गिला ये है कि आप दोनों तरफ के फैक्ट्स क्यों दिखा रहे हैं। आप तो सिर्फ हमारी बात करें। अगर शाही खानदान की तारीख से वाकिफ हैं, इनका पूरा सियासी सफर खरीदो फरोख्त में गुजरा है। जब टेक्नोलॉजी की बात होती है, EVM की बात होती है, तो जाहिर है कि वो पुराने धांधली के तरीके ये अब चला नहीं पाएंगे। दूसरी जानिब उस्मा बुखारी की भी सख्त तनकीद। कहती हैं इमरान खान क्रिकेट में भी मैच फिक्सिंग करते रहे हैं और सियासत में भी। NA 133 में PTI के साथ पीपल्स पार्टी की सियासत भी हमेशा के लिए दफन कर देंगे। अपने अंपायर खड़े करके मैच खेलना इमरान खान का पसंदीदा मशगला है। इमरान खान वजीर आजम की कुर्सी तक बैसाखियों के सहारे पहुंचे। नून लीग का वोट बैंक पहले से ज्यादा मजबूत है। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है 2,000 रुपए देकर गरीब वोटर का इस्तेहसाल हो रहा है। ऐसी जमातों पर इलेक्शन कमीशन पाबंदी लगाए। तनकीद की कि PTI हुकूमत 1 करोड़ नौकरियां तो क्या 1 करोड़ रेवड़ियां भी तकसीम नहीं कर सकती। ये जागीरदार और करप्ट सरमायादार पैसे देकर वोट लेते हैं। 2-2 हज़ार और 4,000 रुपया देकर गरीब वोटर का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए और ऐसी जमातों पर बैन लगाया जाए। इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान बन गया कि वो लाहौर के इस इलेक्शन में क्या एक्शन लेती है। मौजूदा हुकूमत हो या साबिक़ हुकूमत हो, उन्होंने कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनाया जिसमें औरत महफूज हो। 1 करोड़ नौकरियां क्या, अगर 1 करोड़ चकवाल के रेवड़ियां भी तकसीम करे तो हम इसको सलाम करेंगे। और साबिक गवर्नर पंजाब और नवाज शरीफ के करीबी साथी सरदार जुल्फिकार अली खोसा के अहम इंकशाफात। कहते हैं शरीफ बरादरान जिन्हें करप्ट कहते थे अब उनके साथ मेज पर बैठे हैं। क्या आपको जरदारी साहब अपनी जानिब ले जाएंगे? समा के सवाल पर कहा किसी का नौकर नहीं कि उनकी मर्जी से आगे बढ़ूं। जिन लोगों को ये सबसे बड़ा करप्ट कहते थे और जो लोग इनको सबसे बड़ा करप्शन का वो करते थे पाकिस्तान की सियासत में, आज वो एक ही टेबल पे बैठे हैं। छांगा मांगा के लेबल तो लग गया इनके ऊपर, तो सारे गए ना, हमें कोई इल्म नहीं था। ये नवाज शरीफ जब तक वो पंजाब में थे उनकी सियासत पसंद की जाती थी। उनकी सियासत वही है जो होनी चाहिए। मैं किसी का नौकर हूँ ले जाएंगे, मेरे उनसे भी ताल्लुकात, उनके वालिद से भी ताल्लुकात थे। हाकिम अली खान साहब, मेरे उनसे भी ताल्लुकात अपनी जगह रहेंगे अगर तोड़ ना दे तो। इमरान खान की सियासत है, ये सियासत तो नहीं। अपने कैबिनेट मेंबर्स को नहीं मिलता। मैं किसी के इशारे नहीं सुनता। मेरे घर आया वो तो कितनों के घर गया था। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई जनरल लीग बन सकेगी। ये बड़ा
बहुत मुश्किल मसला है। जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ 1 दिसंबर से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की मईशत कराची पे चलती है और सिंध की मईशत तो 98% कराची पर चलती है। आप इसको अगर दबाएंगे तो उसका रद्द-ए-अमल होगा। हमने फैसला किया है कि हम तहरीक चला रहे हैं। 1 दिसंबर को बरोज बुध शहर में 11 बड़े चौराहों पर धरने होंगे। 3 दिसंबर को पूरे शहर में यौम सियाह मनाया जाएगा। 12 दिसंबर को एक बहुत बड़ा कराची बचाओ मार्च मुनक्किद किया जाएगा और ये जो वडेरा शाही कब्जा करने का काला कानून बनाया है पीपल्स पार्टी ने, उसके खिलाफ ये आवाम का जो है वो एक बहुत बड़ा यकजहती का इजहार होगा। आप हमारा हक हमें दें, आप नफरतें परवान न चढ़ाएं, अपनी गंदी सियासत खत्म करें। ये ताज्जुब वाली सियासत को आपको खत्म करना पड़ेगा और आप चाहते ही यही है कि यहाँ पर लोग इस सिंधी महाजिर की बुनियाद पर तकसीम हो। आप जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि सूबे में मुनाफरत फैले। ये कराची के लोगों को गुलाम बनाने का जो निज़ाम है इसको हम कबूल नहीं कर सकते। अब ये बताएं कि सिंध की अपोजिशन जमातों ने नया बल्दियाती तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं बिल कराची और हैदराबाद को तबाह करने की साजिश है। खुर्रम जमान बोले पीपल्स पार्टी खुफिया रायशुमारी से 1 अरब के वोट खरीद कर अपना मेयर लाएगी, फिर वही मेयर सिंध हुकूमत को 10 अरब कमा कर देगा। पीपल्स पार्टी का सिंध के लिए नया बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन जमातें एक पेज पर। MQM के साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने प्रोग्राम 7 से 8 में बिल पर एतराज उठा दिए। KMC के जो अच्छे अस्पताल चल भी रहे थे थोड़े बहुत, उनका भी सत्यानाश होगा। तो ये और तबाही के अमेंडमेंट्स डाले गए हैं इसमें और तबाह करेंगे KMC के जितने महकमे रह गए हैं। PTI के खुर्रम शेरजमान ने पीपल्स पार्टी के बिल को काला कानून करार दिया। ये तकरीबन 1 अरब रुपए खर्च करेंगे लोगों को खरीदारी करने में, उनको खरीदने में और उसके जरिए अपना मेयर लेकर आएंगे और उस मेयर को लाने के बाद 1 अरब लगाने के बाद वो मेयर जो आएगा वो 10 अरब रुपए कमाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा ने दावा किया कि तमाम जमातों की तरमीम के बाद कानून साजी की गई। इलेक्शन कमीशन ने एक कंडीशन लगाई थी कि 30 नवंबर लास्ट डेट थी कि आपको कानून साजी करनी है, इसलिए हमने ये कानून साजी की। आजिज धामरा ने अपोजिशन जमातों को मशवरा देते हुए कहा कि अगर किसी को बिल पर एतराज हो तो उनके पास असम्बली का फोरम मौजूद है। वज़ीर आला सिंध की वफाकी अफसरों को रोकने की कोशिशें धरी की धरी रह गईं। 4 अफसरों ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक ज्वाइनिंग दे दी। इसी बारे में मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। जी मंसूर। देखिए, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत में अफसरान के तबादलों के मामले पर जो जंग छिड़ गई थी उसका ड्राप सीन हो गया है। पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले 4 DIGs ने KP हुकूमत को ज्वाइन कर लिया है। अफसरान का कहना है कि हम वफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने हमें हुक्म दिया है, इसलिए हम सूबे में नहीं रह सकते, इसलिए हमने KP हुकूमत को ज्वाइन कर लिया है। जबकि पुलिस ग्रुप के एक बाकी DIG बचते हैं, मकसूद मेमन, उन्होंने अभी तक सिंध हुकूमत को खैराबाद नहीं कहा है और ना ही सिंध हुकूमत उसको रिलीव करने के लिए तैयार है। हैरानगी की बात यह है कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें पुलिस और सिविल अफसरान समेत 10 अफसरान के नाम हैं। उनको हुक्म दिया गया है कि वो सूबे में चार्ज नहीं छोड़ेंगे, सूबाई हुकूमत में ही रहेंगे। लेकिन वज़ीर आला का हुक्मनामा अपनी जगह पे, लेकिन पुलिस ग्रुप के जो अफसरान हैं उन्होंने सिंध हुकूमत को खैराबाद कह के KP हुकूमत को ज्वाइन कर लिया है। जी मंसूर मुगैरी, शुक्रिया। ब्रेक के बाद अहम मामले की बात। लगता है कि इस्लामाबाद के डाकुओं को IG का भी खौफ नहीं है। IG इस्लामाबाद की रहायशगाह के करीब घर में डकैती हो गई। डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाया, क्या कुछ लूट के ले गए, इसी सब के ऊपर बात होगी समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। आदिल, हालिया कितने वाक़यात हुए और इनमें इजाफे की वजह क्या सामने आई है? जी देखें, इस्लामाबाद में क्राइम की वजह जो है वो IG इस्लामाबाद और अफसरान की जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो है। इस्लामाबाद में जो है पुलिस का कंट्रोल जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहा है। पोस्ट सेक्टर थाना कोसार का एरिया है F7, जहाँ पर दिन दहाड़े डाकू जो है वो घर में दाखिल हुए हैं और इसके करीब ही IG इस्लामाबाद की जो सरकारी रहायशगाह है वहाँ पर ये डकैती का वाक़या पेश आया है। घर में मौजूद जो अफराद हैं उनको यरगमाल बनाकर डाकुओं की जानिब से ये वारदात की है और उसमें तकरीबन
35 लाख रुपए नकदी और साथ ही साथ जेवरात जो है वो डाकुओं की जानब से लूटे गए हैं। ये वाकया जो है थाना कोसार का एरिया है, IG इस्लामाबाद की जो सरकारी रिहाइशगाह है उसके करीब पेश आया है। ताहम पुलिस के आला अफसरान से जब राब्ता किया गया तो बताया है कि वाकई के मुतालिक तहकीकात तो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन जो जिम्मेदार वो लोग हैं मुतासरा उनकी जानब से अभी कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं आई जिसकी वजह से मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। ताहम तकरीबन वाकये के 6 से 7 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक जो है कुछ हुआ नहीं है। बहुत शुक्रिया आदिल। दूसरी जानिब कराची के इलाके गार्डन में फ्लैट में आग लगने से खातून जाम बहक जबकि बहू और 3 पोतियां जख्मी हो गईं। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट में रिहायशी अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते हर चीज जलाकर राख कर दी। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि फ्लैट में मौजूद 65 साला माजूर खातून परवीन को बाहर ना निकाला जा सका और वो झुलस कर जाम बहक हो गई। आग लगने के बाइस खातून की 35 साला बहू और 8 माह के कमसिन समेत 3 बच्चे भी झुलसकर जख्मी हो गए। आग ने पहली मंजिल पर वाक़े फ्लैट को भी अपने लपेट में ले लिया, लेकिन फ्लैट खाली होने के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि आग बुझाने के लिए फायर टेंडर ताखीर से पहुंचा। हम लोग तो पानी डालने में लग गए थे, पता नहीं फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आई, आई डोंट नो। सब आग बुझ चुकी थी, बाकी थोड़ी बहुत अंदर थी, तो ये सोसाइटी वाले लगे हुए थे, पाइप वगैरह भी फटे हुए थे उनके। पुलिस के मुताबिक फ्लैट में आग लगने का सबब शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। कराची के इलाके नागन चरंगी के करीब झोंपड़ियों में आग लग गई। आपको बताएं, देखते ही देखते ये आग कपड़े से तैयार झोपड़ियों को अपनी लपेट में ले गई। आग के शोले बुलंद होने लगे। आतिशदगी की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू कर दी। ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अब ये खबर कि हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ फैटफ की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला कर लिया। रियल एस्टेट एजेंट्स के FBR से रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई है। इसी सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील, काम किस तरह किया जाएगा इस पर? देखिए किरण, 4 से 4.5 लाख रियल एस्टेट एजेंट्स और प्रॉपर्टी डीलर्स हैं मुल्क में, लेकिन 25 से 26 हज़ार सिर्फ रजिस्टर्ड हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि फैटफ की शराइत के तहत अब इन तमाम जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रियल एस्टेट एजेंट्स की FBR से रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है, चाहे DHA हो, बहरिया टाउन हो, जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको तभी बिजनेस कर सकेंगी जब ये रियल एस्टेट जो एजेंट्स हैं ये रजिस्टर्ड होंगे। कोई सरकारी या निजी डेवलपमेंट अथॉरिटी गैर रजिस्टर्ड एजेंट से बिजनेस नहीं कर सकेगी। गैर मनकुला प्रॉपर्टी की ट्रांसफर या रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकेगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग के कानून का इत्तलाक होगा और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आमद का खतरा, पाकिस्तान ने बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा 7 मुमालिक के साथ परवाजों की आमद रफ्त बंद कर दी गई। और हम खान रिपोर्ट कर रही हैं। कोरोना की नई और पहले से भी खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन का पाकिस्तान में दाखिला रोकने के लिए NCOC ने कमर कस ली। सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर और मुआविन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमकिन खतरे से निमटने के लिए लाहे अमल भी बता दिया। वैक्सीनेशन 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 2 से 3 दिन के अंदर बड़ी कैंपेन वैक्सीनेशन की तमाम सूबों के अंदर शुरू होने वाली है। जिनको जरा ज्यादा खतरा होता है कोरोना के मर्ज से, बूस्टर वैक्सीन की का प्रोग्राम शुरू किया जाए उनके लिए। हम हाई रिस्क एरियाज के अंदर भी टेस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं। मुआविन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना की इस नई किस्म का फैलाव भी ज्यादा तेज है। ग्लोबल विलेज में इससे महफूज रहना बहुत मुश्किल है। जो मुल्क में लोग आ रहे हैं, फ्लाइट्स आ रही हैं, उस सारी चीज को हम रिव्यू भी कर रहे हैं और उसको फर्दर स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं। चूंकि दुनिया सारी कनेक्टेड है, सैकड़ों ममालिक हैं और उनके आपस में इंटरकनेक्शंस हैं, तो इसके दाखिले को नामुमकिन बनाना जो है वो इतना आसान नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन में ताखीर करने वाले ममालिक कोरोना की इस नई किस्म से ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए पाकिस्तान 6 अफ्रीकी ममालिक और हांगकांग पर पहले ही सफरी पाबंदियां आयद कर चुका है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।